हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सर्वनायक सीरीज़ का 14th इशू सर्व आयुध। पूर्व सार। युगम धरित्री अस्य। सभी युगों में पाषाण दानवों का आतंक फैला हुआ है और सभी महानायक अपने युगों से गायब होकर पहुंच चुके हैं समय के प्रतिपालक युगम के क्षेत्र में, जहां उन्हें लड़ना है अपने जीवन का महानतम युद्ध, अन्यथा वे हार जाएंगे अपना युग। अब तक हुई 5 स्पर्धाओं में वर्तमान के महानायक 2-3 से पूर्व काल के महानायकों से आगे हैं और चल रही स्पर्धा में ध्रुव पहला चरण जीत चुका है, जबकि गोजो अपनी सप्त शक्तियाँ भी खो चुका है और अब वे दोनों फंसे हुए हैं मस्तिष्क तिलिस्म में। जहां ध्रुव अपने ही मन में छिपे डर से लड़ रहा है, तो गोजो का सामना है उसकी अपनी सप्त शक्तियों से। दूसरी तरफ गर्भगृह में विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और खलनायकों के बीच चल रही है लड़ाई में नक्षत्र और अभेद्य वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इस समय जो संकट पूरी पृथ्वी पर मंडरा रहा है, उसे समाप्त करने के लिए महात्मा कालदूत नव ब्रह्मांड रक्षकों और महाखलनायकों की सहायता से करवा रहे हैं सर्वमंथन, जिससे निकलने वाली अशुद्धियों पर विजय पाने के लिए यक्ष राक्षस गरल गंट भी इस सर्वमंथन में भाग लेने को विवश है। जबकि निर्जन आयाम में योद्धा ने अपनी पूरी शक्ति से महारावण को रोक कर रखा हुआ है। समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जहां तीनों कालों पर नियंत्रण की शक्ति त्रिफना पहुंच गई है धूर्त सम्राट बाकेलाल के हाथों में, और भविष्य की दुनिया में धनंजय रोबो आर्मी का सामना करते हुए मारा जा चुका है। क्या महात्मा कालदूत पृथ्वी के विनाश से पूर्ण करवा सकेंगे यह सर्वमंथन? किस युग की जीत होगी सर्वनायक प्रतियोगिताओं में और कौन सा युग मिटा दिया जाएगा समय धारा से? कथा जारी है। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित खंडों क्रमशः युगांतर, सर्वयुगम, सर्वदमन, सर्वसंग्राम, सर्वसंहार, सर्वमंथन, सर्वसंधि, सर्वक्रांति, सर्वशक्ति, सर्वागमन, सर्वव्यूह, सर्वप्रलय, सर्वरण एवं सर्वग्रहण में वर्णित है। और ये सभी कॉमिक्सें आपको सर्वनायक सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सर्वनायक सर्व आयुध चतुर्दश खंड। लेखक नितिन मिश्रा, चित्रांकन हेमंत कुमार, इंकिंग जगदीश कुमार, इफेक्ट्स प्रवीण सिंह, जगत सिंह, संजय सोलानिया, राकेश शर्मा, कैलीग्राफी नीतीश शर्मा, संपादक मनोज गुप्ता, प्रबंधक मीनू गुप्ता, स्टूडियो हेड आयुष गुप्ता, संस्थापक राजकुमार गुप्ता, मनोज गुप्ता, सहयोग बबीता वालिया, रंजीत राम। युगम धरित्री अस्य। आयुध अर्थात युद्ध लड़ने हेतु अस्त्र शस्त्र का वो भंडार जिसकी समृद्धि और सशक्तित्व पर ही किसी सेना की जय अथवा पराजय निर्भर करती है। सर्वनायक महागाथा में जब सत्य और असत्य, पाप और पुण्य का युद्ध इतना वृद्ध है, तो आयुध की वृद्धता तो अवश्यभूत है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही इस समय को ज्वार भाटा की चपेट में आ चुके हैं, और भूत व वर्तमान की तरह भी भविष्य भी बदल रहा है। कौन सा समय काल है ये? भविष्य के बदलाव का आधार हमारा आज का वर्तमान ही है, जो भविष्य में भूतकाल बन चुका है। इन विचित्र गगनचुंबी इमारतों और वायुगमन यंत्रों से सुसज्जित मानवों को देखकर तो यही लगता है कि ये भविष्य का समय है। फ्रेज, अपनी आइडेंटिटी बताओ। इसकी आइडेंटिटी हमारे डेटाबेस में नहीं है। हमारे डेटाबेस में इस प्राणी की आइडेंटिटी डिटेल नहीं फीड होने का एक ही मतलब हो सकता है, ये हमारा दुश्मन है। खत्म कर दो इसे। जिंग जिंग जूम शक। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? एडवांस क्लोनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ और? मुझे तो ये कोई मायावी शैतान लगता है। इस युग में मायावी शैतान की बात कोई जाहिल ही कर सकता है। युग चाहे कितना ही आधुनिक और एडवांस क्यों ना हो जाए, भगवान और शैतान के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन मैं ना भगवान हूँ और ना ही शैतान। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ जिसे एक खास मंजिल की तलाश है, और शायद मुझे वो मंजिल यहीं मिलेगी। मैं तुम में से किसी की भी जान नहीं लेना चाहता। तुम्हें घायल करना मेरी मजबूरी है, ताकि तुम लोग मेरे रास्ते की रुकावट ना बनो। मेरे वार तुम्हें सिर्फ कुछ समय के लिए ही प्रभावित करेंगे। ऑल यूनिट्स अलर्ट, अनआइडेंटिफाइड इंट्रूडर अलर्ट। ये क्या कोलाहल है? क्या हुआ नासन? तुम्हारे माथे पर शिकन की लकीरें कैसी? इस युग में मेरी जानकारी के बिना समय द्वार नहीं खोला जा सकता। कोई समय द्वार खोलकर पूर्व काल से यहाँ भविष्य काल में आया है, पर यह कैसे संभव है, वो भी बिना त्रिफना मूर्ति के? त्रिफना के अलावा और भी ऐसे संसाधन हैं जो समय यात्रा संभव करते हैं, पर यह प्राणी है कौन, कहाँ से आया और क्यों? देखने में तो ये नागराज जैसा नजर आ रहा है।
शक्तियाँ भी कुछ कुछ वैसी ही हैं। नागराज? ये नागराज कौन है? जिस समय काल से मुझे छुड़ा कर लाए हो उस काल का सबसे बड़ा नासूर है नागराज। ध्रुव का हाथ यदि हथौड़ा है तो नागराज का हाथ बुलडोज़र है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नागराज ने इस लड़के को तुम्हारे पीछे यहाँ भेजा हो? ऐसा हो सकता है। वे शैतान मेरे पीछे नरक तक भी आ सकते हैं। ये तो सिर्फ भविष्यकाल है, पर वे नहीं जानते कि इस भविष्यकाल में राक्षस चंडकाल अनश्वरेश्वर है। यह छोकरा कोई भी हो, इस भविष्यकाल में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा ये खास यंत्र मुझे किसी भी युग, किसी भी समय काल और ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह के शक्तिशाली योद्धाओं के पूरे जीवन की जानकारी दे सकता है, वो भी कुछ ही पलों में। ये नागराज तो वाकई विलक्षण मानव नाग है। ऐसी शक्तियाँ तो मैंने किसी महानायक के पास नहीं देखी। अरे ये क्या है? क्या हुआ नासन? मेरा यंत्र इस लड़के की जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है जो गार्ड से लड़ रहा है। इतना तो स्पष्ट है कि ये नागराज का बेटा है। नागराज का बेटा? ये कैसे हो सकता है? जहाँ तक मैं जानता हूँ नागराज की तो शादी भी नहीं हुई है शायद। इसका मतलब ये लड़का उस समय काल से नहीं आया जहाँ से मैं आया हूँ, बल्कि उसके आगे के समय काल से आया। यही तो मेरे चौंकने की वजह है चंडकाल। मैं इस लड़के के अस्तित्व का समय निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इस लड़के की समय धारा यानी टाइमलाइन मौजूद नहीं है, या अगर है भी तो उसे किसी अत्यंत शक्तिशाली तंत्र द्वारा बांधा गया है जिससे कोई भी उसका अवलोकन न कर सके। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? अगर इसकी वजह वही है जो मैं समझ रहा हूँ तो ये लड़का हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। कौन सी वजह? इसकी जीवन अवधि तंत्र कवच से छुपाने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि ये लड़का ब्रह्मांड की किसी भी समय धारा में मौजूद रह सकता है। इसकी इच्छाधारी शक्ति इसे अनंत समय धाराओं में अस्तित्व कायम करने की और किसी भी समय धारा में आने जाने की शक्ति प्रदान करती है। जो एक बात हमारे हक में है वो ये कि ये लड़का अभी अपनी शक्तियों से खुद पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है। शायद इसे यहाँ भेजने वाले को इतना समय नहीं मिला कि इसे अपनी शक्तियों के बारे में पूर्ण जानकारी दे सके। उसकी यह गलती हमारे भले के लिए हुई है। बस एक बार ये लड़का हमारे चंगुल में आ जाए, थोड़ी देर बाद तुम सबको होश आ जाएगा। पर तब तक मैं अपना काम पूरा करके यहाँ से वापस। तू कहीं वापस नहीं जा रहा लड़के, तू हमारे साथ चल रहा है, यानी नेमाक फाइटर्स के साथ। मैं सोच ही रहा था कि आगे किस तरह बढ़ा जाए। तुम लोगों ने आकर मेरी मुश्किल आसान कर दी। नेमाक फाइटर्स अटैक! थॉर थॉर थॉक! नेमाग यानी नेवला, मानव और गरुड़ की सम्मिलित शक्तियों वाली योद्धा। तुम्हें भेजने वाले ने बहुत सोच समझ कर भेजा है। बस वो ये सोचना भूल गया कि अगर मेरी शक्तियाँ तुम्हारे तीनों रूपों की सम्मिलित शक्तियों पर भारी पड़ेंगी तो वो क्या करेगा। साए 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 साए। हमारी उम्मीद से कहीं अधिक खतरनाक निकला तू लड़के। हमारे बिना बताए भी तू हमारी शक्तियों के विषय में जान गया। अब तुझे कोई मौका नहीं देंगे हम। तुम्हारे मौके की ज़रूरत नहीं मुझे। मैंने कहा ना कि मुझे आगे बढ़ने के लिए जिस रास्ते की ज़रूरत थी वो तुम लोगों ने आकर दिखा दिया है। तुम्हारी ऊर्जा शक्ति मेरी छठी इंद्री को वो मार्ग दिखा रही है जिधर से तुम लोग आए हो। आदरणीय की भविष्यवाणी सच निकली। उसने जिस महाशक्ति के विषय में बताया था, हो ना हो ये वही है। मुझे बाकियों को बताना होगा। तुम्हारे उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए मुझे तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है। यूँ तो मैं अकारण किसी की जान लेने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे कातलों की जान लेने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। नागफनी सर, मुझे अपनी शक्ति दो। खाच खाच। भविष्य का राजनगर नेमाग फाइटर्स के रक्त की वर्षा से सुर्ख हो रहा था। नेमाग फाइटर्स को भेजने वाले ने उनके ऐसे हश्र की कल्पना नहीं की थी। शैतान की औलाद। शैतान तो सुना था, लेकिन नागराज की औलाद शैतान का बाप पहली बार देख रहा हूँ। असंभव। नेमाग फाइटर्स ब्रह्मांड के बड़े बड़े शूरवीरों को चुटकियों में मसल सकते हैं, और इस अदने से लड़के ने इन्हें सूखे पत्तों की भांति उड़ा दिया। चंडकाल और नासन नागेश के युद्धागार तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और ये तो तुम्हारे नेमाग फाइटर्स को पीटते हुए खुद ही हमारी तरफ ओर बढ़ रहा है। अच्छा ही है, खुद अपने काल की ओर बढ़ रहा है ये लड़का। लेकिन भविष्य के राजनगर में कोई ऐसा भी था जिसकी प्रतीक्षा नागेश के पहुंचने से समाप्त हो गई थी। समय बहुत कम है, मुझे वे जानकारी फ़ौरन ही पहुँचानी होंगी। आपका प्रोडक्शन बिल्कुल सही था आदरणीय। जानता हूँ नागेश यहाँ भविष्य में पहुँच चुका है अपने मानव रूप में। आ जाओ परमाणु। मुझे बाकियों को भी इसकी सूचना देनी होगी, सबसे पहले ध्रुवेश्य को। ओह आदरणीय, मानसिक संपर्क साध रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, नागराज का बेटा इस समय में आ चुका है। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। देवेंजय और देव जाति को इस महायुद्ध में हमारा साथ देने के लिए तैयार करने का समय बहुत ही कम है हमारे पास।
उल्का समय बर्बाद कर रही है। आप बाकियों को एकत्र कीजिए आदरणीय, मैं उल्का को लेकर जल्द से जल्द पहुंचता हूं। क्या हुआ आदरणीय? बाकियों को संकेत भेज दो परमाणु। ब्रह्मांड के सबसे बड़े आयुध भंडार पर आक्रमण करने का समय आ गया है। परमाणु आदरणीय के आदेश को पूरा करने में जुट गया, इस बात से अनभिज्ञ कि वहां पर कोई ऐसा था जो उस पूरी घटना पर छुप कर नजर रखे हुए था। भविष्य के ब्रह्मांड रक्षक, बहुत दिलचस्प। लेकिन ये आदरणीय कौन है? सिर्फ एक मस्तिष्क, या फिर ये वो हैं जो मैं समझ रहा हूँ? सबको कमांड भेज दिया आदरणीय। कुछ ही क्षणों में भविष्य ब्रह्मांड रक्षक एकत्र हो जाएंगे, पर एक मुश्किल है। कैसी मुश्किल परमाणु? हमारी टीम का नेतृत्व कौन करेगा? सुपर कमांडो ध्रुवेश और उल्का दोनों ही मौजूद नहीं है। मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। यानी आप इतने समय बाद शरीर धारण करने वाले हैं? इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मेरा अंदेशा सही था, यह वही है, वर्तमान काल का इंस्पेक्टर स्टील उर्फ अमर, स्टील असेंबल। प्रस्तावना समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। अकाट्य अस्त्र। था तुम्हारी शक्तियों और तुम्हारे हौसले की नासन कद्र करता है लड़के। यही कारण है कि तुम अभी हमारे सम्मुख जीवित खड़े हो। तुम्हारी कद्र की हैसियत भी तुम्हारे और नेमाक फाइटर जितनी है जो कीटनाशक छिड़कने पर मरने वाले भुनकों की तरह टपक रहे हैं। लगता है तेरे बाप नागराज ने थोड़ा बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई। कोई बात नहीं, अब बाप का काम हम कर देंगे। भड़ाक भड़ाक, खच खच। मेरे पिता ने मुझे क्या सिखाया है और क्या नहीं, इसकी फिक्र तुम मत करो चंडकाल। तुम जैसे पापियों से कैसे व्यवहार करना, यह समझदारी मेरे खून में है। तुम्हारी शक्तियाँ अनंत असीमित सही, परंतु हम अनश्वरेश्वर हैं। हे बाबा गोरखनाथ, ये कैसी माया है? इनके सर धड़क से अलग होने पर भी ये मरे क्यों नहीं? क्या ये कोई माया जाल है? नहीं, अगर ये वास्तविक ना होकर मायावी होते तो मेरी नागिंद्रियाँ मुझे इसका संकेत दे देती। हा 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 हा। उलझन में पड़ गया लड़के। इस संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन की एक समयावधि होती है। यानी संसार के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हर प्राणी की मौत का दिन, समय, तारीख पहले से ही निश्चित है। लेकिन जब भी कोई प्राणी समय यात्रा करता है तो वह एक समय अवरोध उत्पन्न करता है। समय अवरोध के बारे में भी मैं जानता हूँ। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी तरह मैं भी गुजरे हुए समय से भविष्य के समय में आया हूँ, लेकिन इससे मैं अमर नहीं हो जाता। अगर यहाँ भविष्य में मैं मारा गया तो मेरे समय काल में भी मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हा 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 हा। हम जानते हैं लड़के, पर तू ये नहीं जानता कि नासा ने समय धाराओं में अवरोध उत्पन्न करके अनेश्वरेश्वर होने की विद्या हासिल कर ली है। मेरी और चंडकाल की मृत्यु अनंत समय धाराओं की किन गहराइयों में खोई हुई है, ये तू कभी नहीं जान पाएगा लड़के। और जब तक ये जान नहीं पाएगा तब तक हमें मार नहीं पाएगा। यही कारण है कि पूर्व काल में जब भोकाल और उसके साथियों ने मेरी जान ली और मुझे मरा समझकर निश्चिंत हो गए, तब भी मैं मरा नहीं। हा 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 हा। मूर्ख, मुझे मरा समझकर धोखा खा गए। यह नहीं जानते कि अपनी मृत्यु की समय अवधि मैंने समय धारा में अवरोध उत्पन्न करके लोप कर दी है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मेरी मृत्यु किस समय होगी। तू सोच रहा होगा लड़के कि मैं तुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक क्यों बता रहा हूँ। यह तो तू जानता ही है कि नासन के युद्धागार में हर समय काल के महारथियों के हथियार मौजूद हैं, जिनका आह्वान आसन कभी भी कर सकता है। और इन हथियारों से तू मेरी जान लेना चाहता है? कोशिश करके देख ले। तू अब तक नहीं समझा लड़के। हा 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 हा। बेवकूफ़ लड़के, तो खुद अपने आप में एक चलता फिरता हथियार है। तेरे बाप नागराज को प्रोफेसर नागबड़ी ने हथियार के रूप में तैयार किया था। अगर तेरा बाप एटम बम था तो तू हाइड्रोजन बम है लड़के। और अब मुझे अपने अयोध्यागार में यह हथियार चाहिए। यह हथियार तेरे पूरे अयोध्यागार पर भारी पड़ेगा नासन, आजमा के देख ले। काम जिंग जिंग। इस भविष्यकाल के यह ऊर्जा हथियार तुझे पल भर वहीं खाक कर सकते हैं। कुम। महाभारत काल के महाबलशाली योद्धा भीमसेन की गदा भृगोधर्म है ये। इसका एक बार तुझे ब्रह्मलीन करने के लिए पर्याप्त है। हाँ, थप। महाबली भीम की गदा जब उठती थी तो शत्रु के लहू का स्वाद चक्कर ही शांत होती थी। आज इस गदा ने गलत शत्रु का चुनाव कर लिया है नासन। यह लहू इसके फौलाद पर भारी पड़ेगा। अविश्वसनीय है, तेरे लहू के विष से भीम की गदा का फल भी मोम की भांति पिघल गया। अब तुझे समझ आ जाना चाहिए नासन कि जिस हथियार को तू हथियाने की कोशिश कर रहा है वो तेरा नाश करने के लिए ही चलाया गया है। भड़ाक।
लड़के, ये अर्जुन की गांडीव है, इसके चलाए ब्रह्मास्त्र से नहीं बचेगा तू। अर्जुन के गांडीव से चले ब्रह्मास्त्र की कोई काट नहीं है। बेशक इस ब्रह्मास्त्र की कोई काट नहीं है, इसलिए ये मुझ तक पहुंचना नहीं चाहिए। कैसे रोकेगा तू इसे खुद तक पहुंचने से? मेरी सम्मोहन शक्ति से, मेरी सम्मोहन शक्तियाँ एक ऐसा समय घ्रूण तैयार कर सकती हैं। असंभव। ब्रह्मास्त्र इस लड़के के पास आकर हवा में गायब हो गया। ब्रह्मास्त्र हवा में गायब नहीं हुआ है, बल्कि वो मेरे सम्मोहन द्वारा बनाए गए समय घ्रूण में फंस गया है। इस पर तो किसी भी हथियार का प्रयोग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये छोकरा सबको गायब कर देगा। ये दोनों ये बात नहीं जानते कि समय घ्रूण का प्रयोग सीमित रूप से ही कर सकता हूँ। फिक्र मत करो मित्र चंडकाल, इस लड़के के लिए मैंने ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र बचा कर रखा है। ब्रह्मास्त्र से बढ़कर कौन सा अस्त्र हो गया? धैर्य रखो चंडकाल, अब मैं उसका आह्वान करने ही जा रहा हूँ। वो है पूर्व काल के महाबली भोकाल और तुरीन का प्रथम पुत्र त्रिकाल। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। सृष्टिकर्ता। वो लाल बौना मेरा शिकार था, गलाला गीचा का। उसे मारकर तुम बैगनों ने अपनी मौत बुला ली है। गलाला गीचा तुम्हारा भरता बनाकर खाएगा। यह प्रागैतिहासिक काल की धरती गलाला गीचा का घर है मूर्खों, गलाला गीचा का साम्राज्य। यहाँ मेरी एक चिंगार पर तुम्हें उधेड़ने के लिए मेरे दुर्दांत सैनिक उपस्थित होंगे। देख लो बैगन जैसे सरवालों, मेरी हल्की सी हुंकार और मेरे सैनिक तुम्हारी चिंदिया तक चट कर जाएंगे। वाकई देवताओं की सृष्टि कितनी दोयम दर्जे की है। क्या बनाया है देवों ने। विशाल काय खूंखार प्राणी जिनका दिमाग कंकड़ जितना बड़ा है। ऐसे प्राणी से तो तुझे तेरे इस विकसित रूप में आने में सदियां लग गई। लेकिन हम हरु सृष्टिकर्ता तुमसे भी अविकसित डायनासोर्स का सृजन पलक झपकते ही कर सकते हैं। अपने पीछे देख गिरगिट। जैसे उस लाल बौने के प्रतिरूप बनाए थे तुम लोगों ने, वैसे ही मेरी विकसित शक्तियों वाले प्रतिरूप बना दिए। लेकिन क्या फ़ायदा, जो हाल तुम्हारे पिछले प्रतिरूपों का लाल बौने ने किया था वही मैं इनका करूँगा। मूर्ख गिरगिट, हम सृष्टि करता हैं। हम तुम्हारे भगवान की बनाई तुच्छ सी सृष्टि की प्रतिकृति नहीं बनाते, बल्कि भगवान की सृष्टि से कहीं उत्कृष्ट सृष्टि की रचना करते हैं। उत्कृष्ट का पता नहीं, स्वादिष्ट ज़रूर है। चपड़ चपड़। हा 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 हा। उम्मीद है तेरा स्वाद भी हमारे हरु डायनासोर्स को बुरा ना लगे। हा 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 हा। ये है भगवान की सृष्टि की उत्कृष्ट रचना। हम रचना नहीं, खुद सृष्टि करता है मूर्ख। और हमारी उत्कृष्टता का पता तुम्हें तब चल जाएगा जब हम तुम्हें और तुम्हारी उत्कृष्ट रचनाओं को राख बनाकर इस सृष्टि में उड़ा देंगे। भक। मुझे पता था आप मेरे चित्कार सुनकर अवश्य आएंगे महामहिम। तुमने इन्हें बुलाया है? तू हमें ना बुलाता तो भी हम आते गलाला गीचा, क्योंकि हम हैं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ सृष्टिकर्ता। हम हैं ड्रैगन किंग। सृष्टि के नए सृष्टिकर्ता आ चुके हैं। अब अगर इस प्रागैतिहासिक काल में इन सभी सृष्टिकर्ताओं का आपस में टकराव हुआ तो इससे आने वाले समय में संपूर्ण सृष्टि ही बदल जाएगी। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। नवागंतुक। आगे बढ़ो सेना। ड्रैकुला और उसके अनुयायियों और उस घमंडी सदम से अधिक शक्तिशाली होना है हमें, तो अपनी सेना का विस्तार करना होगा। अब इस धरती पर जीवित इंसानों से अधिक मुर्दों की संख्या है। हर गड़े मुर्दे को उखाड़ते चलो। हमें तो किसी युद्ध भूमि का रुख करना था महान बॉर्डेलो। हम इस उजाड़ नगर में क्या कर रहे हैं? मेरी प्रेत इंद्रियां इस साथ में मुर्दों की बड़ी तादाद के संकेत दे रही है कारकस। शायद किसी विभीषिका में यह शहर नष्ट हो गया और यहाँ के सभी नगरवासी जमींदोज होकर मारे गए। नगरवासियों के शव अब भी इस शहर के नीचे दबे हुए हैं। अब ये हमारी सैन्य संख्या में इजाफा करने के काम आएंगे। बस यहाँ तामसिक ऊर्जा का जाल बिछाना होगा। तामसिक ऊर्जा बाकी का काम खुद कर लेगी। हा 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 हा। आ जाओ मेरे सैनिकों। बार्डेलो को आवाज़ नहीं था कि यह दृश्य दो आंखें देख रही थी और उन आंखों में हिंसकता के भाव पल प्रतिपल बढ़ते जा रहे थे। लेकिन मुर्दों की उस नगरी में किसी के जीवित होने की तरंगें बॉर्डेलो तक जल्दी ही पहुंच गईं। क्या हुआ मान बॉर्डेलो? मुझे यहाँ इस नगरी में कुछ जीवन संकेत मिल रहे हैं। उनमें से एक तो हमारे काफ़ी पास से आ रहे हैं। यानी यहाँ आसपास कोई है जो हम पर छुप कर नज़र रखे हुए है। वहाँ उन झाड़ियों के पीछे जो भी हो उसे खत्म कर दो।
अब उन नज़रों के मालिक के लिए अपनी हिंसकता पर और संयम रख पाना संभव नहीं था। यह तो एक सफ़ेद भेड़िया है जो अधिकतर बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह यहाँ कैसे आया? इसके गले में पट्टा है, यानी ये किसी का पालतू भेड़िया है। खत्म कर दो इसे मूर्खो। एक साधारण से भेड़िए को नहीं मार पा रहे हो निकम्मो, तो फिर ड्रैकुला और सदम की सेना का सामना कैसे करोगे? बॉर्डेलो को इस बात का एहसास अगले ही पल हो गया कि वो भेड़िया साधारण नहीं है। बिजली की गति से छलांग लगा रहा है ये भेड़िया, तो इसे वारों से बचने और हमला करने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसका पीछा करो, भागने न पाए। खंडेरों और वहाँ होगे जंगल को पार करते हुए भेड़िया अपने गंतव्य तक पहुँच गया था। इस किले के अंदर गया है वो भेड़िया, अवश्य उसका मालिक यहीं रहता है। मुझे यहाँ से जीवन ऊर्जा के तीव्र संकेत मिल रहे हैं और अपने मालिक को वस्तु स्थिति से अवगत करा चुका था। तुमने ठीक किया कि उन्हें अपने पीछे लगाकर यहाँ लाया शेरू। वैसे भी मेरी समाधि पूर्ण हो गई है। अब दुनिया के सामने वापस आने का समय आ गया है, लेकिन इसके लिए पहले दुनिया को इनके जैसे शैतानों से मुक्त करना होगा। अजीब किला है ये, इसमें तो कोई प्रवेश द्वार ही नहीं है। बॉर्डेलो को एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी विशाल मुर्दा सेना के सैनिकों की संख्या तेजी से घटती जा रही थी। धड़ाक! ऐसी की तैसी किले की प्रवेश द्वार नहीं है तो बना डालो। और जब तक बॉर्डेलो को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तोड़ डालो। अरे कहाँ गए निकम्मो? ये सभी सूखी लकड़ियों की तरह ऐठे हुए हैं। इनके मुर्दा शरीरों से तामसिक ऊर्जा का प्रवाह किसने निकाल दिया? अशुद्धि थी, निकल गई। कई वर्षों तक हठ योग समाधि में लीन था मैं। जब जागा तब तक दुनिया का स्वरूप ही बदल चुका था और यहाँ धरती पर तुम्हारे जैसे शैतान विचर रहे थे। तुम शैतानों से इस धरती को निजात दिलाने ही वापस आया है भूतनाथ। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय आरंभ। युगम धरित्रीयस्य। मस्तिष्क तिलिस्म के अलग अलग भागों में सुपर कमांडो ध्रुव और सप्त शक्ति धारक गोजो अपने अपने भय का सामना कर रहे थे। परंतु ठहरिए, कहीं कुछ गड़बड़ है। सुपर कमांडो ध्रुव तो विदूषक द्वारा उपजाए वर्टिगो के भय से जूझ रहे हैं, परंतु सप्त शक्ति धारक गोजो तो किसी भी प्रकार के भय से ग्रसित नहीं दिख रहे। जैसा कि अपेक्षित था, इस नगरी के केंद्र में आते ही सप्त शक्तियाँ मुझ पर वार कर रही हैं। अब इस नगरी के केंद्र से ही मुझे इन्हें परास्त करने की युक्ति, या फिर अब समय आ रहा है कि जब गोजो भी अपने भय से रूबरू होने वाले हैं। अरे एक क्षण, ये क्या हो रहा है? मेरा हृदय तेजी से धड़कने क्यों लगा? मेरी टांगें क्यों काँप रही हैं? सारा शरीर पसीने से भीग रहा है। मैं भयभीत क्यों हो रहा हूँ और किससे? ओह समझ गया, मुझे डर क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं एक भीरू हूँ, एक डरपोक इंसान। हा 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 हा। मेरा यह भय मेरे अस्तित्व के साथ ही जुड़ा हुआ है। मेरी उत्पत्ति ही मेरे डर का स्रोत है। हाँ, मेरी और इन सप्त शक्तियों की उत्पत्ति, परंतु द्वापर युग में नहीं, जहाँ हम पुनः यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, अपितु हमारे प्रथम सर्जन के समय से, सतयुग से, जब महर्षि कश्यप की संतान स्वर्ग और पाताल की स्थापना कर चुके हैं। धरती पर मानवों की सत्ता है और पाताल में असुरों की, परंतु स्वर्ग के आधिपत्य का युद्ध अभी भी देवों और असुरों के बीच जारी था। परंतु स्वर्ग के प्रहरी तिथिपुत्र योद्धा के रहते असुरों के स्वर्ग जीतने के तमाम प्रयास विफल थे। फड़ाक! पृथ्वी पर मानव अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। पशु मानव और मानव के बीच वर्चस्व की लड़ाई चरम पर थी। योद्धा और अन्य देवताओं के हाथों मिली पराजय से कुपित असुरों के कोप का भाजन भी धरती पर रह रहे मानव व अन्य प्रजातियां बन रहे थे। महर्षि कश्यप चिंतित थे। नारायण नारायण! महर्षि कश्यप के मस्तक पर यह चिंता की रेखाएं, भला इनका कारण क्या हो सकता है? अब तो आपके समस्त पुत्र न्यायोचित स्थान पर स्थापित हैं। प्रणाम स्वीकार करें मुनिश्रेष्ठ। संतानों को उनका अधिकार तो हमने दे दिया मुनिवर, परंतु स्वर्ग न मिलने से कुपित असुरों के कोप का भाजन पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को बनना पड़ रहा है। असुर आक्रमण की आशंका से ग्रस्त देवता और शिरोमणि भी सुव्यवस्थित ढंग से स्वर्ग संचालन का कार्यभार नहीं संभाल पा रहे। मानव भी निरंकुश होकर अन्य जातियों के दमन में लगे हुए हैं। आप ही बताएं मुनिवर, इस प्रकार कैसे होगी श्रेष्ठ सृष्टि की रचना? आपकी चिंता का कारण तो वाकई विकराल है महर्षि, परंतु इस सृष्टि की रचना आप ही कर रहे हैं, तो इसकी समस्याओं का निदान भी आपको ही करना होगा। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा मुनिवर। तात्पर्य स्पष्ट है महर्षि। न्याय और सत्य के संतुलन को बनाए रखने हेतु आपको एक नायक चाहिए, जो कि पृथ्वी पर मानवों के हितों की रक्षा भी करे और उन्हें अनुशासित भी रखे। स्वर्ग और पाताल के मध्य पड़ती है ये पृथ्वी। यदि पृथ्वी पर कोई ऐसा नायक हो जो असुरों को पाताल से स्वर्ग तक पहुँचने ही ना दे, तो इस समस्या का निवारण हो जाएगा। जगत के इस कल्याणकारी उद्देश्य को ध्यान में रख के ही हमने श्रेष्ठ बीज के रूप में शिरोमणि की उत्पत्ति का संकल्प किया था। परंतु तिथि और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के षड्यंत्रों के चलते शिरोमणि आधा देवता आधा असुर बना।
शिरोमणि श्रेष्ठ तो हुआ परंतु श्रेष्ठतम न हो सका। यदि कोई कार्य एक बार पूर्णतः सफल नहीं हुआ तो इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं होता महर्षि कि उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राणी आगे प्रयासरत न हो। क्या आप ये कहना चाहते हैं मुनिवर कि हम पुनः श्रेष्ठ बीज की उत्पत्ति करें? परंतु ये कैसे संभव है? ब्रह्मांड में श्रेष्ठ बीज की उत्पत्ति हेतु ग्रह दशा दोबारा कई शताब्दियों तक नहीं होगी। नायकों की उत्पत्ति के और भी रास्ते हैं महर्षि। नारद मुनि और कश्यप के बीच हो रही ये गुप्त वार्ता गोपनीय न रह सकी, क्योंकि कक्ष द्वार से माता दिति ने यह वार्ता और नायक उत्पत्ति का वह तरीका सुन लिया था जो उसके असुर पुत्रों की स्थायी पराजय का कारक बनने वाला था। एक बार फिर दिति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर महर्षि कश्यप की योजनाओं के विरुद्ध रचा षड्यंत्र। लानत है पिताश्री पर, कैसे पक्षपाती पिता हैं हमारे, जो सदैव हमारे पतन के विषय में ही सोचते हैं। चिंतित मत हो पुत्रों, तुम्हारी माता जब तक जीवित है तुम्हारे साथ अन्याय कदापि नहीं होने देगी। यह आपने बहुत अच्छा किया कि नारद और महर्षि कश्यप के मध्य हुई वार्ता से हमें अवगत करा दिया। द्वितीय पुत्र योद्धा की तरह यह महाशक्ति भी हमारी झोली में गिरेगी। शिरोमणि के झोली में गिरने से फायदे की जगह नुकसान ही हुआ है गुरुदेव। भ्राता, भूकंपक सही कह रहे हैं गुरुदेव। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी वो महाशक्ति असुर बनकर ही असुरों का हित कर दे, जैसा हमारा कलंकित भ्राता शिरोमणि कर रहा है। तो फिर इस बार इस महाशक्ति का कोई ऐसा प्रबंध करते हैं कि इसकी उत्पत्ति तो देवों की ओर से ही हो परंतु लाभ असुरों का हो। ऐसा कैसे होगा असुर गुरु? होगा माता दिति, यदि आपके पुत्र मेरी आज्ञा का अक्षरक्ष पालन करेंगे तो अवश्य होगा। महर्षि कश्यप महाशक्ति की उत्पत्ति हेतु महायज्ञ पर बैठ चुके थे। यह निर्जन स्थान महायज्ञ के लिए सर्वथा उपयुक्त है। मैं नहीं चाहता कि महायज्ञ पूर्ण होने और महाशक्ति की उत्पत्ति से पूर्व किसी को भी इसकी खबर लगे। अपना संपूर्ण ज्ञान, अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति लगा दी है मैंने इस महाशक्ति की उत्पत्ति में। 8 महाशक्तियों का अद्भुत संगम होगी ये महाशक्ति। देवता, मानव, गंधर्व, पशु मानव, यक्ष, महाऊर्जा, महाबल और महाबुद्धि का अद्वितीय संगम होगी ये शक्ति। ये आखिरी आहुति भी मैंने पवित्र अग्नि को अर्पण कर दी। अब किसी भी क्षण हवन कुंड अग्नि से बाहर आ सकती है वो महाशक्ति। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सर्व अयोध्या के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।